गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 2 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होता है उसको टिक करके इस तरह से मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस न्यूज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ लें। और मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। कल इस न्यूज़ का डिस्कस हमने किया था, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रेणुका गेरा, ऑप्शन सी माधवी बुच या ऑप्शन डी स्नेहा श्रीवास्तव। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। यूक्रेन में रूसी हमले में भारतीय छात्र की मौत बहुत दुखपूर्ण घटना है। खार्किव नेशनल मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र नवीन थे जिसकी मृत्यु हो गई है। कुछ ग्रॉसरी का सामान खरीदने के लिए वो बाहर निकले थे, उसी दौरान रूसी सैनिक के गोलाबारी में उनकी मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। मैं भी विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अब देखिए इस पर एक एडिटोरियल भी आया। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यह है कि भारत सरकार ने जब 15 तारीख को ही 15 फरवरी को ही एडवाइजरी जारी किया था कि आज जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वहाँ से निकल जाए, तो बहुत सारे छात्र उसके बाद भी उस एडवाइजरी को नहीं माने थे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है और इसी टॉपिक पे एक एडिटोरियल भी दिया हुआ है, मुझे डिस्कस करना है एडिटोरियल में आपके साथ वहाँ कि 15 फरवरी को ही एडवाइजरी जारी किया था, उसके बाद भी क्यों नहीं वो लोग निकले। और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि 16 फरवरी को युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, तो जो बाइडेन का भी कहना था कि 16 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, बावजूद इसके बहुत सारे एमबीबीएस के छात्र या बहुत सारे अन्य छात्र या बहुत सारे अन्य लोग जो यूक्रेन गए हुए, तो कहीं ना कहीं उसको उसी समय में इवैक्यूएट कर देना चाहिए था, उसी समय उसे बाहर निकल जाना चाहिए था। बावजूद इसके ये लोग बाहर नहीं निकले थे। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से है और गलती कहीं न कहीं छात्रों की भी है, गलती कहीं न कहीं जो यूक्रेन में फंसे हुए अन्य भारतीय लोग हैं उनकी भी है। उनको समय से पहले निकल जाना चाहिए था। तो इस पे एडिटोरियल है, मैं डिस्कस करूँगा वहाँ भी आपके साथ। लेकिन ये दुख की समय है कहीं न कहीं। ऑपरेशन गंगा में शामिल होगी भारतीय वायुसेना या वायुसेना का जो एक C-17 ग्लोब मास्टर है, ये आपको दिख रहा है C-17 ग्लोब मास्टर है। ये हमने अमेरिका से परचेज किया था, अमेरिका से खरीदा था और वर्तमान में हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी मालवाहक प्लेन है। यह मालवाहक वायुसेना की प्लेन है। अब इसको यूज किया जाएगा ऑपरेशन गंगा में। ऑपरेशन गंगा क्या है कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्र या यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन है, उस मिशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। और इसमें वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर का प्रयोग किया जाएगा। C-17 ग्लोब मास्टर एक बार में लगभग 300 से 400 लोगों को निकालने में सक्षम है, आसानी से निकाल सकती है। और अभी ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे देश के कई सारे मंत्री को भी शामिल किया गया है जो यूक्रेन के आसपास के देशों में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय छात्रों को वहां से निकाल दिया जाए। काफ़ी मात्रा में एमबीबीएस करने वाले छात्र जो है, काफ़ी संख्या में वो यूक्रेन चले जाते हैं। जिसको भारत में एडमिशन नहीं होता वो यूक्रेन चले जाते हैं। उस पर भी एडिटोरियल दिया हुआ। तो हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया, उसके बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल वीके सिंह, ये सारे के सारे आसपास के देशों में, यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं, रोमानिया, मालदोवा, हंगरी, ये सब देश वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे हैं ताकि आसानी से यूक्रेन से जो है छात्रों को बाहर निकाला जाए। पहले यूक्रेन के छात्र रोमानिया आ जाए और रोमानिया से उन्हें इंडिया लाया जाए। पड़ोसी देशों के लोगों की मदद के लिए तैयार। भारत ने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि जो पड़ोसी देश के
जो छात्र वहाँ पर फंसे हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत न सिर्फ भारतीय छात्रों को बल्कि पड़ोसी देश के छात्रों को और विकासशील देशों के छात्रों को या लोगों को जो वहाँ फंसे हैं उसको भी भारत सरकार निकालने का प्रयास करेगी। मैदानी इलाकों में इस साल कम पड़ेगी गर्मी। देखिए ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, न्यूज़ के बैकग्राउंड में है ये जो रिपोर्ट दिया है, ये जो कहना है, ये बेसिकली कहना है IMD का, भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है कि इस साल मैदानी इलाकों में कम गर्मी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना 1885-75 में हुआ था, 1875 में हुआ था, यानी अंग्रेज के समय में ही इसकी स्थापना हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक सदस्य बना। तो IMD की स्थापना 1875 में हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, उसका यह सदस्य बना। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका काम है मौसम संबंधी भविष्यवाणी देना, प्रेक्षण करना और भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में संशोधन करना या शोध करना। तो मौसम संबंधी जो भी भविष्यवाणी देना होता है वो बेसिकली IMD ही देता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसके 6 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, नागपुर में है और नई दिल्ली में है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो कई सारे पॉइंट है आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन पे नहीं लगी लगाम तो गर्मी ले जाएगी जान। देखिए ये जो है पेरिस समझौता हुआ था और पेरिस समझौता के बाद 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसके बाद IPCC को कहा गया, IPCC मतलब होता है अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। इसको कहा गया था कि आप एक काम कीजिए, आप एक रिसर्च कीजिए और एक रिसर्च करके हमको बताइए कि धरती का तापमान अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो क्या प्रभाव होगा, और धरती का तापमान अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो क्या प्रभाव होगा। दोनों ही प्रभाव के बारे में हमें बताइए, दोनों ही पे ही आप रिसर्च कीजिए। तो IPCC ने 2019 में जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट में बताया था कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो कितना प्रलय आ सकता है पृथ्वी पे, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो कितना प्रलय आ सकता है पृथ्वी पे। तो पेरिस समझौता को अगर आप देखिएगा या ग्लासगो जो समिट है 2021 का जो समिट हुआ था, COP26, दोनों को अगर आप देखिएगा, COP21 पेरिस और COP26 ग्लासगो, दोनों को अगर आप देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा दोनों का, तो दोनों में एक चीज़ आपको दिखेगी कि भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और विश्व की सरकार लगातार प्रयासरत है कि ग्लोबल जो क्लाइमेट तापमान है, वैश्विक तापमान है, उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बढ़ने दिया जाए। और ये समय सीमा कब का है? ये समय सीमा है पूर्व औद्योगिक काल से, यानी पूर्व औद्योगिक काल से वर्तमान तक का जो टेम्परेचर है उसको हम मिनिमम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न बढ़ पाए। तो जलवायु परिवर्तन बेसिकली होता है क्या? जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि जलवायु का आशय होता है किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक का औसत मौसम टेम्परेचर जो होता है या औसत मौसम जो होता है उसको जलवायु कहा जाता है। जैसे मौसम क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, जलवायु आपको परिवर्तित नहीं होते रहता है। जलवायु क्या है कि लंबे समय का औसत मौसम जो है उसको जलवायु कहते हैं। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्ष में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम है, हो सकता है, परंतु किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर होता है। अब देखिए इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का तो विश्व के कई सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि विश्व के कई सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं
और कई सारे ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो क्या होगा कि समुद्र तल का तापमान बढ़ जाएगा। अब देखिए ग्लेशियर इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्लेशियर इंपॉर्टेंट ये है कि जो ग्लेशियर होता है वो हिम का होता है, बर्फ का होता है, और बर्फ जितना सूर्य का प्रकाश बर्फ पे पड़ता है उसको क्या करता है, मैक्सिमम प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो परावर्तित कर देता है। लेकिन यही ग्लेशियर अगर पिघल जाता तो होता क्या है कि ये समुद्र का तल का जो तापमान है, समुद्र का लेवल बढ़ा देता है और समुद्र में आकर के वहीं पानी मिल जाता है। अब समुद्र का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि समुद्र में जो भी तापमान पड़ेगा उस तापमान को समुद्र क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है, और इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास ग्लेशियर होना जरूरी है। ग्लेशियर अगर होगा, हिम होगा, तो वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन वही ग्लेशियर अगर पिघल करके समुद्र में पहुंच गया तो वो जितना टेम्परेचर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और ग्लेशियर पिघलने से अगर समुद्र का लेवल बढ़ता है तो विश्व के कई सारे द्वीप डूब जाएंगे। मसलन भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत का कोस्ट लाइन जो है, कई सारे कोस्ट लाइन डूब जाएगा। लक्षद्वीप आपको डूब जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कई सारा पार्ट आपको डूब जाएगा। उसके बाद कुछ हद तक केरल का जो नीचे वाला पार्ट है वो सब डूब जाएगा। तो यही कहा गया था इस रिपोर्ट में, आईपीसीसी की रिपोर्ट में, कि हमें किसी भी कंडीशन में हो हमें विश्व के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने से रोकना है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। देखिए ग्रीन हाउस गैस का इमिशन लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे कि जितना भी प्रयास सरकार कर रही है, और वैश्विक प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत ही प्रयास कर रहा है, वैश्विक प्रयास, ये समस्या वैश्विक समस्या है, इसका समाधान भी वैश्विक समाधान है। तो वैश्विक जितना भी प्रयास अभी हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि ईवी का लगातार प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगातार प्रयोग हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे लगातार कि सोलर पैनल का लगातार यूज बढ़ रहा है विश्व के देशों में। इस तरह से कई सारे काम आप देख रहे होंगे। ये काम क्यों हो रहा है? ये काम हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काम हो रहा है। ये काम हो रहा है कि हमने जो पेरिस में जो हमने कमिटमेंट किया था, उसके बाद हम ग्लासगो में जो कमिटमेंट किए थे, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सारा का सारा काम सरकार कर रही है। अब जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव होगा? उच्च तापमान होगा, वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, वन्यजीव प्राणी को नुकसान होगा। वन्यजीव प्राणी को नुकसान की जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी अगर मैं चर्चा करूं तो ऐसा कहा जाता है, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 1971 से लेकर के 2017 तक का एक रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, लगभग आधे जीव जंतु 2017 तक विलुप्त हो चुके हैं। कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। आज अभी के समय में आप जो है कौवा को बहुत ज़्यादा नहीं देखते होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का उस पर भी प्रभाव पड़ा। तो विश्व के कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, लगभग आधी प्रजातियां 2017 तक विलुप्त हो चुकी है, और उसका कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है। रोगों का प्रचार प्रसार होगा और आर्थिक नुकसान होगा। कोरोना वायरस का जो प्रचार हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि उस पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। जंगल में आग लगने की घटना लगातार बढ़ रही है, इस पर भी कहा जाता है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। 1972 से 2019 तक 29% मच्छोई ग्लेशियर सिकुड़ चुका है जो कश्मीर में है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। स्वीडन विश्वविद्यालय के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पोषण का स्तर कम हुआ है, और आईएमओ की स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में कहा गया कि भारत 2020 में $87 बिलियन का नुकसान हुआ भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण। तो कई सारी रिपोर्ट आपको इस बात का इंडिकेट करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक नुकसान हो रहा है, और उसी पे समर्पित ये पूरा न्यूज़ दिया हुआ कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए किस तरह से खतरा है। यहाँ पे आपको दिख सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। काफ़ी बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है और ये चीज़ आपके बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पे कार्य योजना बनाएगी भारत। देखिए भारत सरकार ने जो टारगेट किया है ग्लासगो में भारत सरकार का क्या टारगेट है? ग्लासगो समिट में भारत सरकार का टारगेट है कि 2070 तक हम नेट न्यूट्रल कर लेंगे, नेट जीरो कर लेंगे। नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि जितना कार्बन हम इमिशन करेंगे उतना कार्बन एब्जॉर्प्शन भी कर देंगे।
जितना हम उत्पादित करेंगे उतना सोख भी लेंगे, इसी को कहा गया नेट न्यूट्रल। तो इसी सब चीज़ के लिए जो ग्लासगो में भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है, उसी के लिए एक स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित हुआ है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, या इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो पीआईबी में चर्चा क्या होगा, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। वन स्टॉप सेंटर पे दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण। वन स्टॉप सेंटर की जो शुरुआत है निर्भया की घटना के बाद किया गया था। ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसी वीक में जो है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप सेंटर पे सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। भारत में अगर बात की जाए तो टोटल लगभग 704 वन स्टॉप सेंटर है, जहां पे उत्पीड़ित महिला होती है उसको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। बेसिकली इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। आरओ प्यूरिफायर के संदर्भ में एनजीटी के आदेश पर रोक। देखिए एनजीटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यूज से अधिक इंपॉर्टेंट एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कई बार इस संस्था के बारे में हमने चर्चा किया, आज इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संस्थान काफी इंपॉर्टेंट है। चीते के बदले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साइट्स के खिलाफ भारत का साथ चाहता नामीबिया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में चीतों की कमी है। 1947 के बाद 1947 के बाद चीता नहीं देखा गया। 1952 में चीता को विलुप्त भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। तो चीता के मंगाने के लगातार भारत सरकार प्रयास कर रहा था। इंदिरा गांधी के समय में 1971 में भी हमने ईरान से कोशिश किया चीता मंगाने का, ईरान ने हमको दिया नहीं। वर्तमान में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि चीता मंगाया जाए, नामीबिया से मंगाया जाए। अब नामीबिया को क्या है कि नामीबिया को साइट्स ने चीता के शिकार और उसके अंग को बेचने की अनुमति दिया है। नामीबिया सरकार के द्वारा चीता को बेचने की अनुमति है, उसको शिकार करने की अनुमति है। तो ऐसे कंडीशन में साइट्स लगातार नामीबिया के खिलाफ काम कर रहा है। अब नामीबिया क्या चाहता है कि हम आपको चीता देंगे, लेकिन आप हमको जो है साइट्स से बचाइए। साइट्स का जो हम पे प्रतिबंध लग रहा है या साइट्स जो हम पे लगातार कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई से हमको बचाइए, तभी हम आपको चीता देंगे। तो नामीबिया का ये कहना है कि हम आपको चीता देंगे। नामीबिया का कहना है कि भारत सरकार को हम चीता देंगे, भारत को हम चीता देंगे, लेकिन भारत हमें साइट्स से बचाए। साइट्स के जो भी सैंक्शन है या साइट्स के जो भी प्रतिबंध है उससे हमें बचाए। तो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गया साइट्स। साइट्स मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। देखिए फ्लोरा और फोना दोनों के लिए साइट्स काम करता है। बेसिकली साइट्स क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में ओलिव रेडी टर्टल आता है। ओलिव रेडी टर्टल का जो है प्रजनन के लिए हमारे देश में आता है, और खास करके उड़ीसा में जो गंजम तट है वहाँ पे प्रत्येक वर्ष हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पूरे प्रशांत महासागर को क्रॉस करके ओलिव रेडी टर्टल कछुआ आता है हमारे देश में। अब ऐसे कंडीशन मान लीजिए जहाँ हजारों लाखों कछुआ हमारे देश में आ रहा है, कोस्टल तट पे आता है, 2-3 महीने रुकता है, वहाँ पे प्रजनन करता है, उसके बाद रिटर्न हो जाता है। तो उसका जो है मान लीजिए उसका ट्रेड हो सकता है, उसका व्यापार हो सकता है, उसका शिकार हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं उस पर। तो यही साइट्स बेसिकली है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। साइबेरिया के पक्षी भारत में कई जगह पे आते हैं, बेगूसराय में कांवड़ जिले वहाँ आता है। तो साइबेरिया के पक्षी का मान लीजिए शिकार ना हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है साइट्स। तो यही साइट्स है। इसकी स्थापना IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्य देशों की बैठक में 1963 में एक प्रस्ताव के द्वारा साइट्स की स्थापना किया गया था। साइट्स का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित होता है, या जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, या जेनेवा में इसका कार्यालय है। और इसमें 3 सूची है, सूची 1, सूची 2 और सूची 3। जो भी सूची 1 में शामिल है उसके इंटरनेशनल ट्रेड पे पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। जैसे
ये जो चीता है, चीता सूची 1 में शामिल है और इसके ट्रेड पे इंटरनेशनल रूप से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। मेक इन इंडिया, चीन से आधी कीमत पे तैयार बड़े कार्गो स्कैनर। बड़े कार्गो स्कैनर जो लगभग 1.5 लाख रुपए में 1 करोड़ 20 लाख रुपए में चीन से आता था, भारत में उसे लगभग 60 से 70 लाख रुपए में बना दिया। तो 70 से 80 लाख में इंडिया में मिल जाएगा और यही कार्गो हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए में चीन से मंगाते थे। तो निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उसका आपको यहाँ पे काफ़ी प्रतिफल देखने को मिल रहा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि चीन से हम वैसे सामान जो चीन से हम मंगाते थे उस पर भारत खुद आत्मनिर्भर हो और उसी का प्रतिफल आपको इस न्यूज़ में देखने को मिलेगा। पिटे हुए मोहरे की तरह यूक्रेन। देखिए यूक्रेन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, मैंने डिस्कस किया था वहाँ आपके साथ, तो मैं यहाँ पे उसी का कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, तो मैं इस पर सेपरेट डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। पॉइंट यह है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन आखिर युद्ध क्यों चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है? तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चलने का रीज़न है कि ऐसा नहीं कि रूस यूक्रेन को हथियाना चाहता है, रूस यूक्रेन को मिलाना चाहता है अपने में, ऐसा नहीं है। रूस ये चाहता है कि या तो यूक्रेन या तो ये स्पष्ट कर दे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, या अमेरिका इस बात का आश्वासन दे, यूएसए इस बात का आश्वासन दे हमें कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगा। यही दोनों रीजन है। रूस को या दोनों से कहीं से आश्वासन मिल जाता, रूस को या तो यूएसए से आश्वासन मिल जाता या नाटो से आश्वासन मिल जाता कि वो यूक्रेन को अपने में शामिल नहीं करेगा, या यूक्रेन से उसे आश्वासन मिल जाता कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। दोनों ही कंडीशन में ये युद्ध थम सकता था। अब हुआ क्या, यूक्रेन ने, चलो ठीक है, यूक्रेन ने मान लीजिए कि युद्ध शुरू कर दिया रूस के साथ, और यूक्रेन को भी पता है कि वो इस युद्ध में जीतने वाला नहीं है। यूक्रेन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम जो है नाटो में शामिल होना चाहते हैं, हमारा इंक्लिनेशन नाटो की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन में नाटो के फोर्स हमारा मदद करेगा, अमेरिका हमारा मदद करेगा, ब्रिटेन हमारा मदद करेगा, फ्रांस हमारा मदद करेगा, या अन्य देश हमारी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यूक्रेन जो रूस से भिड़ गया युद्ध के लिए, उसको लग रहा था कहीं ना कहीं नाटो के देश उसका मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यही बेसिकली यहाँ पे इस एडिटोरियल में कहा गया। और रूस क्यों चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो? क्योंकि यूक्रेन की जो बॉडी है, कई सारा जो क्षेत्र है वो रूस से मिलता है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो के जो परमाणु हथियार है वो यूक्रेन में तैनात हो जाएंगे, अमेरिका के जो परमाणु हथियार है वो यूक्रेन में तैनात हो जाएंगे। तो अमेरिका का परमाणु हथियार यूक्रेन में अगर तैनात हो जाएगा तो कभी भी यूक्रेन से रूस पे हमला हो सकता है। इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। एक तो यह रीजन है कि कभी भी परमाणु हथियार से रूस पे हमला हो जाएगा। दूसरा ये है कि 1991 में 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो उसी समय में अमेरिका ने प्रॉमिस किया था, अमेरिका ने वादा किया था कि हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे। आप सोच कर देखिए, 1991 में अमेरिका ने बोला कि हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे, नाटो को बढ़ावा नहीं देंगे या नाटो में नए सदस्यों को नहीं जोड़ेंगे। बावजूद क्या ऐसी मजबूरी है कि नाटो का एक्सटेंशन लगातार हो रहा है? तो ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं रूस जो है रिटेलिएट कर रहा है, रूस इस तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपदा को अवसर समझने की आदत। देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली फर्स्ट पेज पे जो हमने चर्चा किया था उसी का कुछ पॉइंट दिया हुआ है, और उसी का पॉइंट ये दिया हुआ है कि जब भारत ने एडवाइजरी जारी किया था 15 फरवरी को भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया था, तो क्या कारण था कि भारतीय छात्र वहाँ से बाहर नहीं निकले या बाहर निकलना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 16 फरवरी से युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर भी भारत के लोग वहाँ पे फंसे रहे, वो बाहर नहीं निकले। और मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, या कई सारे लोगों को मैं मैसेज ये पढ़ रहा था, बिहार के कुछ लोग ऐसे भी थे जो 15 फरवरी के बाद यूक्रेन गए MBBS करने या कुछ अन्य कारण से। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही इन लोगों के द्वारा भी की गई है। इनको समय रहते हुए एवैक्यूएट कर जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। बाकी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा।
देखिए ये जो एडिटोरियल है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। मुद्दा क्या है कि भारत के छात्र क्यों यूक्रेन जा रहे हैं। खारदीप में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं यूक्रेन के, और वहाँ पे जाकर के क्यों पढ़ते हैं। चीन में कई सारे मेरे मित्र हैं जो चीन से MBBS किए हुए हैं, क्यों? तो उसका रीज़न है कि जो आपको पढ़ाई में, मेडिकल की पढ़ाई में लगभग 1 करोड़ रुपया, या मान लीजिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो आपको खर्चा होता है, मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया आपको खर्चा होता है, उसका आधा या 1/3 आपको खर्चा होगा इस जगह में। आप रूस में जाकर के पढ़िए, आप यूक्रेन में पढ़िए, या आप चीन वगैरह में पढ़िए मेडिकल करने में, तो यहाँ पे 1/2 या उससे आधा खर्चा होता है, 1/3 के आसपास खर्चा होता है। इसलिए जो इंडिया में मेडिकल कॉलेज में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन जिसको नहीं मिल पाता है वो इन जगह पे जाना प्रेफर करता है, और इन जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पर काफ़ी शानदार होता है, कॉलेज बहुत बढ़िया होता है। तो ये रीज़न है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये है कि मेडिकल रिफॉर्म्स के लिए भारत सरकार क्या करे, इस तरह की समस्याएं भविष्य में ना हो, भारतीय छात्रों को विदेश में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता ना हो, इसके लिए क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सीट बढ़ाएगी, या इसके लिए क्या रणनीति अपनाए जाने की ज़रूरत है, उसी को लेकर के ये पॉइंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या रणनीति अपनाए कि जो विदेश जाने वाले छात्र हैं वो भारत में ही रह जाए, उसको विदेश जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसके कई सारे पर्सपेक्टिव पे डिस्कस किया जा सकता है, चर्चा किया जा सकता है। मसलन कि कई सारे जो है सीट को नया क्रिएट करना होगा, उसके बाद जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी कम करना होगा, या कई सारे अन्य मेजर्स लेने होंगे। बाकी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बैकग्राउंड इसका इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से MCI अब रणनीति अपनाए कि भारत में ही छात्रों को जो मेडिकल करना चाहते हैं भारत में उसे आसानी से एडमिशन मिल सके। और मान लीजिए कि अगर यूक्रेन में 20 लाख रुपए में मेडिकल हो जाता है पढ़ाई, तो क्या 20 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई भारत में ही किसी यूनिवर्सिटी में करवाया जा सकता है? इसके लिए व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। %95 स्वर्ण आभूषण हॉल मार्किंग दायरे में। देखिए पिछले वर्ष हमने डिस्कस किया था 23 जून को, सरकार ने सोनों के गहनों पे हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया था, और अभी तक जो है देखा जा रहा है कि लगभग 285 जिलों में हॉल मार्किंग करने का काम पूरा कर लिया गया। तो ये सकारात्मक कदम है ताकि सोने की ढंग से पहचान हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध में गहराएगा चिप संकट। रूस यूक्रेन युद्ध को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो कई सारी चीज़ें जो है महंगी हो रही है, कई सारी जगह जो है भारत को फायदा हो रहा है, कई सारी जगह भारत को नुकसान हो रहा है। एक पॉइंट है कि चिप्स का आखिर क्या लेना देना इससे। सिलिकॉन चिप्स जो होता है जो हम यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं, उसका क्या लेना देना। मोबाइल में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, अन्य जगह यूज होता है, और चिप्स लगातार चर्चा में भी है। भारत भी चिप्स को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत लगाने वाली है इंडिया में। हम लगातार ताइवान से बातचीत कर रहे हैं इसके लिए। देखिए चिप्स में क्या होता है कि चिप्स जब बनाते हैं आप, उसमें नियॉन और हीलियम गैस का यूज होता है। नियॉन और हीलियम गैस जो होता है, ये दोनों ही गैस, ये यूक्रेन इसका बहुत बड़ा आपूर्ति करता है, यूक्रेन से आता है। तो ऐसे कंडीशन में यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व हो गया है, तो क्या होगा, विश्व में चिप संकट गहराएगा, और हो सकता है मोबाइल, हो सकता है लैपटॉप वगैरह फिर महंगा हो जाए। फरवरी में 1.33 लाख करोड़ के GST कलेक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को किस संविधान संशोधन के द्वारा GST को लागू किया गया था? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग। तो इस समय में क्या था कि एक टारगेट लिया गया था, और ये टारगेट था कि GST कलेक्शन हमारा 1 लाख करोड़ के आसपास, या 1 लाख करोड़ से अधिक प्रत्येक महीने कलेक्ट होना चाहिए। पिछले 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि जो टारगेट 2017 में लिया गया था, उस टारगेट को 2021 के लास्ट से या 2022 में मैं देख रहा हूँ उसको पूरा होते हुए। 4-5 महीने का अगर GST कलेक्शन देखेंगे तो प्रत्येक महीना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हमें GST कलेक्शन मिल रहा है, और ये टारगेट लिया गया था 2017 में, जब GST को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को।
अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष 3 देशों में। विश्व में सबसे अधिक अरबपति की संख्या अमेरिका में है 748 748। दूसरे नंबर पे चीन है 554 और तीसरे नंबर पे भारत है 145। भारत व पाकिस्तान के अधिकारियों ने सिंधु समझौता पे किया विमर्श। देखिए 1960 में 1960 में पाकिस्तान के अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में सिंधु समझौता हुआ था। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिंधु समझौता में मध्यस्थता किसने किया था। तो सिंधु समझौता में जो मध्यस्थता किया था वो विश्व बैंक ने किया था, वर्ल्ड बैंक। सिंधु समझौता की मध्यस्थता किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो सिंधु नदी तंत्र की नदी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता हुआ था। और उसके तहत लगभग मीटिंग प्रत्येक वर्ष होती है भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच। चलिए इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ऑप्शन सी सही है इसका, माधवी बुच। माधवी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।